सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के 8वें चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आज आपको मैंने पढ़ानी है स्टूडेंट्स। मैंने आपको अल्केन का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशन मैंने पढ़ा दी थी आपको। आज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट जब भी मेरा टॉपिक है आपने बुक सामने रखनी है। उसकी वजह यह है कि बाज़-औक़ात वो कैमरे के जो पिक्सल वगैरह होते हैं वो ठीक तरीके से शो नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रीडिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपने नेक्स्ट बुक सामने रखनी है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। बेटा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स के बारे में बताता चलूँ कि ये तकरीबन 1, 2, 3, 4 पॉइंट हैं और ये एनुअल में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। तो आपने इनको इन दोनों हवालों से देखना है, MCQs और शॉर्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि अल्केन के जो पहले 4 कार्बन एटम वाले जो है ना मेंबर्स हैं, जिस तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो कलरलेस हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, वो ऑडरलेस हैं और गैसेज हैं, उनकी कोई जो ना कोई बू वगैरह ख़ास नहीं होती। जबकि पेंटेन से लेकर फिर हेप्टाडिकेन यानी कि 5 से 17 तक वो कलरलेस हैं, वो भी ऑडरलेस लिक्विड हैं। यानी कि पहले गैस हैं 4 जो हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जबकि जो नेक्स्ट हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और वो जो हायर हैं यानी कि 18 से फिर आगे वो सारे जो है ना कलरलेस हैं, ऑडरलेस हैं, लेकिन वो सॉलिड हैं। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि पहले 4 गैसियस फॉर्म में होते हैं, 5 से 17 तक लिक्विड में होते हैं, जबकि 18 से आगे वो जो है ना सॉलिड में हैं। अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि वेरी वीक पोलर हैं, और वो इनसोलुबल हैं पोलर सॉल्वेंट में जिस तरह वाटर है, लेकिन वो सोलुबल है नॉन पोलर जिस तरह बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गया। अच्छा, इनकी जो फिजिकल कांस्टेंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे इनमें कार्बन एटम इंक्रीज़ होते जाते हैं, जबकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती रहती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। लाज़मी बात है, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एडिशन ऑफ CH2। यानी कि मिसाल के तौर पर एक है पहला मीथेन, अगर अगला देखें तो वो है इथेन। अब मीथेन और इथेन में CH2 का फ़र्क है, फिर आगे प्रोपेन उसमें भी CH2। तो कहने का मतलब है कि 20 to 30 डिग्री जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर लेता है एक मेंबर बढ़ने से। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का है ब्रांच चेन हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन द आइसोमेरिक नॉर्मल चेन, बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह उसने कहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल चेन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं जब मॉलिक्यूलर मास इनके इंक्रीज़ हों, लेकिन वो रेगुलर जो है ना इंक्रीज़ नहीं करते। उसके बाद है जी रिएक्टिविटी इसकी। आप लोग जानते हो कि अल्केन को पैराफिन कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है जो ज़्यादा रिएक्शन ना करता हो। देखें ये लिखा हुआ है कि द अल्केन आर या पैराफिन, ये लेटन पैरम जिसका मतलब होता है लिटल और फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि कम रिएक्टिविटी, जो कम रिएक्शन करे। और ये जो है ना अंडर आरएनडी कंडीशन ये इनल्ट यानी कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता एसिड, अल्कलीज या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ के तौर पर। और वो कहते हैं कि हाँ इसमें तकरीबन 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला और थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन। ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता लेकिन 2 किस्म के रिएक्शन करता है ये स्टूडेंट्स। अब देखें, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूं। वो कहता है कि जो रिएक्शन है इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, दीज रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर या ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि हाई टेम्परेचर या लाइट एनर्जी की मौजूदगी में ये रिएक्शन होते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल जो है ना बनाते हैं। अब वो कहता है कि अनरिएक्टिविटी अल्केन की नॉर्मल कंडीशन में ये नॉन पोलैरिटी बेस स्पेस को आप एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है, डू नॉट डिफर। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इसमें फ़र्क आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि अनल्टनेस ऑफ, देखें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, अनल्टेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसमें ये टाइटली क्योंकि हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड में वो बड़ी टाइटली जो है ना ऐसे क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल बॉन्ड जो है ना हो जाता है
और इस तरह जो है ना एक काफ़ी एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसकी वजह से ये इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये कम रिएक्टिव हो जाते हैं। देखें, अगर पाई बॉन्ड हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, अनल्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो उसकी लॉजिक बेटा यही है कि इसमें क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा बॉन्ड में वो टाइटली जो है ना पैक्ड होते हैं, हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियस, वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। उसके बाद वो कहता है कि रिएक्शन, इसका जो पहला रिएक्शन है वो है कंबस्शन। ये डेफिनेशन है कि बर्निंग ऑफ एन अल्केन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एट कंबस्शन। अब ये देखें, कंप्लीट कंबस्शन हम इसमें करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलेगी। ये देखें CH4। अब देखें CH4 मीथेन है, H2O के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो CO को पकड़ेगा CO2 बनाएगा, HO को पकड़ेगा H2O बनाएगा, और इसके साथ साथ हीट 891 किलो जूल पर मोल हीट निकलेगी। इसे हीट ऑफ कंबस्शन कहा जाता है, इसे हीट ऑफ कंबस्शन। ये आपने देखा ना, ये एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट अपना रिलीज होती है, खारिज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और एक होता है एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। ठीक है। कंबस्शन इज द मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल, यानी कि गाड़ियों के इंजन में जो प्रोसेस होता है वो यही कंबस्शन होता है। ये आपने बेटा देख लेना है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन दो किस्म की आज हम पढ़ेंगे। पहली है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ये देखें CH4+O2, CO को पकड़ेगा CO, HO को पकड़ेगा H2 और इसके साथ C एक अलग हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। उसके बाद है कैटालाइटिक, इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट कैटलिस्ट हम कैसे यूज़ करेंगे? CH4+O, इसको जो है ना एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। पीछे मॉलिक्यूलर थी, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है। अब देखिए, कोई रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, यहाँ से एक H निकलेगा, इस O को पकड़ेगा, ये बना देगा OH, बाकी बचेगा CH3। देखें CH3 या H3COH, ये मिथाइल अल्कोहल है। इसी को दोबारा, ये कंडीशन है, कापर है, इसमें कैटलिस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर है और 200 यानी कि 200 ATM प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसी मिथाइल अल्कोहल को दोबारा ले लो, दोबारा ऑक्सीजन के साथ हमने इसकी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन की, तो वही होगा। देखें गौर से, आप देखें तो HCCHO इसके साथ साथ पानी बनेगा। फिर इसी को दोबारा ले लिया, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, O के साथ तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड का दोबारा करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। जिस तरह पिछले रिएक्शन में भी यही दो बन रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। फ़र्क ये है कि ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन थी। अच्छा, ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन जो है ये इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होती है, ख़ास तौर पे हायर फैटी एसिड बनाने के लिए, सोप में, जिस तरह वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री में ये यूज़ होती है। ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेशन। बेटा नाम से दे रहे हैं नाइट्रेशन, जिसमें नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप की, ये देखिए नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप की एडिशन होगी नाइट्रेशन के अंदर। अब देखिए CH4, ये HONO3 असल में HNO3 नाइट्रिक एसिड है, उसने पता है क्या किया हुआ है, HNO3। अब देखें H, एक H है, एक N है, O 3 है, तो उसने क्या किया, यहाँ NO2 अलग कर दिया, HO अलग कर दिया। असल में ये HNO3 नाइट्रिक एसिड ही बनेगा। अलग क्यों किया? ताकि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि CH4 जो है, यहाँ से एक H निकलेगा, वो इस OH को पकड़ेगा, यानी कि ये देखें यहाँ से एक H इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, H और OH H2O पानी बना देंगे, बाकी ये जो CH3 बचेगा इसके साथ NO2 आ जाएगा, तो CH3NO2, इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं। इसी को तो हमने बनाना था। ये भी नाइट्रो जो अल्केन्स हैं ये आम तौर पर फ्यूल में, सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। उसके बाद है हेलोजिनेशन। स्टूडेंट हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, और हेलोजन X हैं, हलाइड हैं, वो आपके माइंड में होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन पहला ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बेस पे होते हैं, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन। अब देखें पहले स्टेप पे आप देखें स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में क्लोरीन है, ये दोनों फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं इनिशिएशन पे। फिर अगले स्टेप में देखें, ये जो मीथेन है, असल में ना H3CH, इसका मतलब CH4 ही है, सिर्फ वो H अलग कर देता है, CH3 अलग, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब उसने अलग क्यों किया? ताकि आपको वो बता सके कि HCl के साथ मिलके HCl बनेगा, बाकी बचेगा CH3, मिथाइल फ्री रेडिकल है। फिर ये देखें CH3, ये दोनों Cl, ये जो ऊपर थे ये मिलेंगे तो ये CH3 और ये Cl अलग हो जाएंगे, फिर ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर CH3Cl बना देंगे, जिसको मिथाइल क्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वो रिएक्शन है जो आप मैट्रिक में भी हेलोजिनेशन के पढ़ चुके हो, जिसमें आपने देखा होगा
एक H कम होता जाता है और एक Cl बढ़ता जाता है। ये देखो ये वही रिएक्शन है, CH3Cl प्लस C, तो ये CH2Cl प्लस HCl, ऐसे HCl बनता जाएगा। ये आपने देख लेना, कोई प्रॉब्लम मुझे बताना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ मीथेन, ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है एल्यूमिनेटिंग गैसेज में। उसके अलावा मिथाइल क्लोराइड बनाने में यूज़ होता है, मिथाइलिन क्लोराइड में, क्लोरोफॉर्म में, ये जो बेहोश करने वाली मेडिसन होती है। और उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड में यूज़ होता है CCl4। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में मिथाइल अल्कोहल बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा ये जो है ना आमतौर पर कार्बन ब्लैक में, पेंट में, प्रिंटिंग इंक में, ऑटोमोबाइल के टायरों में यूज़ होता है। इसके अलावा ये आमतौर पर यूरिया फर्टिलाइज़र में भी स्टूडेंट यूज़ होता है। तो बेटा ये आज आपका टॉपिक था यूजेस ऑफ मीथेन और फिर उसके केमिकल रिएक्शन। तो आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना है होमवर्क में और मुझे व्हाट्सएप करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपने मुझे बताना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।